हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, मृदा। इसके पहले हमने 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर को कंप्लीट किया, साइंस एनसीईआरटी क्लास 7, ठीक है। और अभी हम मृदा को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मृदा चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं। हम इसमें देखेंगे मृदा जो कि जीवन से भरपूर है, और आगे मृदा परिच्छेदिका, और फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे मृदा के प्रकार, मृदा के गुण, मृदा में नमी, मृदा द्वारा जल का अवशोषण, और इसके बाद मृदा और फसलें, मृदा अपरदन, और इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं क्या कैसे दिया गया है इस एनसीईआरटी के बुक में। ये जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 को रीड किए थे, जब उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी कि तड़ित गर्जन की कौंध 4 लाख किलोमीटर पर आवर से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है, इसीलिए इतनी खतरनाक होती है, ठीक है। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है, अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। मृदा जीवन से भरपूर। पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। यह मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं, इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका। मृदा अनेक परतों की बनी होती है, और जैसे कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है, मृदा की परतें ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू और ये बजरी। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये जो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर दिया गया है मृदा परिच्छेदिका। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा असंस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में रहती हैं, ठीक है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संघत होती है, मतलब घनी, और बीज संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। इसके बाद तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका। मृदा के प्रकार।
शैलों के पक्ष से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित होती हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। यदि बारीक मतलब सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो वह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दुमटी मृदा कहलाती है। और मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में हमने किया। ठीक है, 3 प्रकार से। आगे दिया जा रहा है कि मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होती है। यहाँ से PYQ बने हुए हैं। ठीक है, जब हम लोग MCQ की प्रैक्टिस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए, फिर उसमें हम लोग इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। अभी हमारा काम केवल यही है कि हम जितनी भी NCERT है क्लास 6 से लेके 8 तक की, जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है 6 to 8, तो वहाँ तक की NCERT भी हमें रीड करें। इसके बाद MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच होता है। दुमटी मृदा में ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। मृदा के गुण, अगर हमें मृदा के गुण बताने हैं तो हम क्या क्या बता सकते हैं। अगर देखें तो सबसे पहला क्या है कि मिट्टी में पानी जो है वो अवशोषित हो जाता है। ठीक है, और अगर दूसरे गुण को देखें तो मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर भी उठता है। ठीक है, आगे दिया जा रहा है मृदा में नमी। संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ऊपर उठ रही है जैसा आग के अलावा। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षा, इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है। मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा और कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवीय कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायवीय कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसे फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसे मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। और कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दुमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है।
और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। इसके बाद मृदा अपरदन। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना क्या कहलाता? अपरदन। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती अतः पृथ्वी वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमारे चैप्टर का नाम था मृदा। इस मृदा में हमने समझा कि मृदा क्या होती है। ठीक है, फिर मृदा की परत को देखा हमने, ह्यूमस, जल मृतिका, बालू, बजरी, ह्यूमस। फिर हमने ह्यूमस समझा, जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। फिर हमने अपक्षय को समझा था, मृदा परिच्छेदिका को देखा, संस्तर स्थितियों को समझा था। फिर शीर्ष मृदा क्या है, मध्य परत क्या होती है, आधार शैल क्या है, इन सभी को समझा। और इसके बाद ठीक है, ये मृदा परिच्छेदिका। फिर हमने मृदा के प्रकार को देखा, बलुई मृदा, मृणमय मृदा और दुमटी मृदा, मृत्तिका मृदा। फिर गाद को देखा, गाद क्या है? मृदा कणों के मिश्रण को क्या बोला जाता है? गाद, मृदा कणों का मिश्रण। और इसके बाद हमने चिकनी मिट्टी। फिर मृदा के गुण देखा कि पानी में अवशोषित हो जाता है और जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। फिर जल के अंतःस्रवण दर की गणना करना सीखा हमने। फिर मृदा और फसलों को देखा कि कौन सी मृदा कौन से फसल के लिए उपयोगी है। कपास उगाने के लिए बलुई मिट्टी का उपयोग सही है। क्यों? क्योंकि जल की निकासी से आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। ठीक है, फिर इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। सारांश में दिया गया कि मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृणमय, दुमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। ठीक है, और आगे दिया जा रहा है इसमें कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी और दुमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए, और कपास को बलुई दुमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्तिका का उपयोग बर्तन, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट किया, मृदा। और मिलते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्या दिया जा रहा? उत्तर भारत की अनेक नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं। ये नदियाँ अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जिनमें गाद, मृत्तिका, बालू, बजरी सम्मिलित हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती है। यह मृदा बहुत उर्वर होती है। इसी कारण इस क्षेत्र की कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जीवों में श्वसन। थैंक यू, जय हिंद।